गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं संतोष और आज फिर एक नया टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है कि हम फाइनेंशियल टर्मोलॉजी और कह सकते हैं वित्तीय शब्दकोश, जिसकी मैं एक सीरीज में डिटेल डिस्कशन करूंगा, जिसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन, हमारी फाइनेंशियल नॉलेज और मैं कहूं कि पर्सनल फाइनेंस में उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आज उस सीरीज़ का मैं शुरुआत और पहला टॉपिक बताने जा रहा हूँ और इस टॉपिक का शुरुआत ही मैं कुछ उस टर्मोलॉजी से यूज करके बताना चाहता हूँ जो कि हमारे पर्सनल फाइनेंस या सिंपल कहूँ कि फाइनेंशियल एजुकेशन का पार्ट्स होगा। तो इसका शुरुआत में पहला वर्ड जो कि रियल में पर्सनल फाइनेंस हो या कोई बुक वैल्यू हो या किसी तरह का बिजनेस आप कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है और वो वर्ड है एसेट। एसेट का मतलब होता है संपत्ति। और दुनिया में अगर आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, दुनिया में अगर आपको अपने आप को पर्सनली स्ट्रांग बनाना है, जो कि आप कह सकते हैं कि हम फाइनेंशियली फ्री है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है या फाइनेंशियली स्टेबल है, इसमें एसेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमारे पास नेटवर्थ की बात हो, उसमें भी एसेट का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। तो एसेट एक ऐसी संपत्ति होती है, एसेट एक ऐसा सर्विस कह सकते हैं, एसेट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं जो आपकी हमारी इनकम को बढ़ाए या कहें कि जिससे हमें इनकम मिले, यानी कि हमें रेवेन्यू या प्रॉफिट हो, उसे हम एसेट कह सकते हैं। इसे और डिटेल में समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया किसी बैंक में रख दिया या 1 लाख रुपया किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे स्टॉक मार्केट में कुछ शेयर आपने किसी कंपनी का खरीद लिया, या वही 1 लाख रुपया आपने कहीं बॉन्ड लगा लिया, या उससे आपने गोल्ड खरीद रखा। ये सारे जितने भी एसेट मैंने बताया, ये सारे को हम एसेट कह सकते हैं। ये सारे के अंदर एक कॉमन चीज़ है, वो है हमें उससे वैल्यू ज़्यादा मिलता है, यानी कि हमें रिटर्न मिलता है। अगर आप बैंक में भी रखते हैं तो 1 लाख रुपया साल में 5-6 हज़ार रुपया आपको ज़रूर देगा, यानी कि 5-6% के रिटर्न। भले ही वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएगा, फिर भी हमारे पॉकेट में ऐड हो रहा है, इनकम बढ़ा रहा है। गोल्ड हमारा रिटर्न 8 से 10% दे सकता है, यानी कि 1 लाख रुपया 1 लाख 8-10 हज़ार रुपया नेक्स्ट ईयर हो सकता है। स्टॉक में अगर हमने किसी अच्छे स्टॉक खरीद रखे हैं तो उसमें हम एक साल में 20-25% यानी 15-20 भी नॉर्मली कमा ही सकते हैं। उसी तरह अगर आप कहीं प्लॉट खरीद रखें या कहीं बॉन्ड में लगा रखें, यानी कि ये सारे जो मैंने आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बताए वो एसेट है, क्योंकि उसने आपकी संपत्ति यानी कि आपकी जो इनकम है उसको बढ़ाया है। अब इसका मैं दूसरा टर्मोलॉजी यानी कि इस सीक्वेंस का, वो है लायबिलिटी। लायबिलिटी उस तरह का वस्तु को कहेंगे, उस तरह का सब्सटेंस और चीज़ को कहेंगे जो हमारा इनकम को कम करे, यानी कि हमारा इनकम उससे कम हो, यानी कि पैसा हमारे पॉकेट से निकल रहा है। जैसे अगर हम कोई कार खरीद लेते हैं और अगर वो कार ईएमआई पर है और पर्सनल यूज़ के लिए हमने रखा है, तो आपको कार के लिए सबसे पहला तो ईएमआई मंथली पे करना पड़ेगा। दूसरा, उसकी मेंटेनेंस के लिए आपको फ्यूल यूज़ करना पड़ेगा। अगर खुद से नहीं चला रहे हैं तो ड्राइवर रखना पड़ेगा। साल में इंश्योरेंस और भी अदर मेंटेनेंस कागज़ पत्तर में भी आपको पैसा लगेंगे। तो इस तरह से एक कार आपके लिए, हमारे लिए लायबिलिटी है, क्योंकि वो हमारे पॉकेट से पैसा निकल रहा है। लेकिन वही कार अगर हम खरीद कर किसी को रेंट पर दे दें और वो रेंट ईएमआई से ज़्यादा आ रहा है और मेंटेनेंस खर्च काटने के बाद हमारे पॉकेट में अगर कुछ भी पैसा ऐड करें, तो वही कार अभी एसेट बन जाएगा। तो दोस्तों, अभी मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया, इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि एसेट और लायबिलिटी में अंतर क्या है। अब मैं तीसरा टर्मोलॉजी जो फाइनेंशियल एजुकेशन में रियली इम्पोर्टेंट है वो मैं यूज करता हूँ,
रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब भी आप किसी तरह का लोन लेते हैं और उस लोन को लेने के लिए जब बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है आपसे कुछ उसके बदला में लेता है, यानी कि उसके बदला में आपसे कुछ चार्ज करता है, उसी को रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने जो यहाँ लिया है, अगर आप कार ईएमआई पर लेते हैं तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 8 से 10-12% तक जा सकता है, और ये 10-12% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने 10 लाख का कार ले रखा है और इंटरेस्ट रेट उसका 10% चार्ज हो रहा है, तो डैट मीन्स साल के एंड में आपको 1 लाख रुपया इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। किसको? तो जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको दिया है। ये तीसरा टर्म के बाद अगर मैं इसका चौथा टर्म कहूँ तो वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हमारा एसेट, लायबिलिटी और रेट ऑफ इंटरेस्ट में बहुत बड़ा रिलेशन है। आप कहूँगा कि ये साथ साथ चलता है, क्योंकि कोई भी एसेट की वैल्यू इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ता है। आप आज जो आपने संपत्ति खरीद रखा है, और अगर आपका इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन रेट में कहूँ 10% तो नहीं, लेकिन कभी कभी जब आप उसमें अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऐड करते हैं तो वो पहुंच जाता है, लेकिन ऐसे नॉर्मली ऑन द रिकॉर्ड 6 to 7% में ही रहता है। तो मैं उसी रिकॉर्ड को लेकर चलूं तो जो संपत्ति आज अगर आपने 1 लाख में खरीद लिया और नेक्स्ट ईयर इसी संपत्ति को खरीदने के लिए आपको 1,06,000 या 7,000 पे करना पड़ेगा। एक्चुअली में अगर 6% इन्फ्लेशन रेट माना है तब, तो जो आपकी संपत्ति इस साल 1 लाख में खरीद सकते हैं, उसी चीज़ को खरीदने के लिए 1,06,000 से 7,000 देना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर। तो ये आपका 1 साल का इन्फ्लेशन रेट है। तो जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करें, कोई भी एसेट एक्वायर करें, हमें इन्फ्लेशन से ज़रूर मैच कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारा रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न यानी कि जो हम इंटरेस्ट कमा रहे हैं या जो हमारा वैल्यू में एप्रिसिएशन हो रहा है इन्फ्लेशन से ज़्यादा होगा, तभी हम एक अच्छा इन्वेस्टर होंगे और तभी हमारा संपत्ति लॉन्ग टर्म में ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करेगा। धन्यवाद दोस्तों। इस सीरीज़ में मैंने केवल ये 4 फाइनेंशियल टर्म बताया जो रियली काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये सीरीज चलते रहेगा। अगला सीरीज में मैं इसी तरह कुछ और फाइनेंशियल टर्म को यूज करूँगा और एक्सप्लेन करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।